हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्ट। यहाँ ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो हमारा चैप्टर है, कुछ पोर्शन हम लोग अभी देखेंगे, बाकी जो पोर्शन जो कवर यहाँ पर नहीं होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनको डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखिए, ह्यूमन, गुड्स, एनिमल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन या इनका एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना जो है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का डेवलपमेंट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है, हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारा कंट्री, हमारे देश की या कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया की, इसको लाइफलाइन कहा जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इसे फाउंडेशन कहा जाता है। क्लियर है? कैसे कहते हैं भाई, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है या फिर कह सकते हैं कि ट्रेड है। किसी भी चीज़ की हम बात करें तो चीज़ें जो है, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, या एग्रीकल्चर में ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ की खेती हुई, अब उसको क्या है, दूसरी जगह पर पहुँचाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, हेल्पफुल है ना। अब क्या है, जैसे शुगर केन है, कॉटन है, टी है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपने ग्राउंड जो है वहाँ पर रेडी तो हो गई। अब यहाँ से वो मार्केट में, फैक्ट्रीज में वो कैसे जाएंगी, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही हमारा आना जाना, हमारी अगर हम जॉब्स की बात करें, एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हैं, जॉब्स की बात करें, क्लियर है, तो डेली ऑफिस आने जाने के लिए, स्कूल की बात करें उसके लिए, हमें मार्केट जाना है, कोई भी काम है, किसी से मिलने जाना है, ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, अगर इसकी बात हम करें, जहाँ पर मूवमेंट होता है गुड्स का, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कंज्यूमर के लिए भी और साथ ही साथ प्रोड्यूसर के लिए भी, है ना। प्रोड्यूसर के लिए कैसे ज़रूरी, खेत में चीज़ें जो है वो रेडी हो गई, जैसे शुगर केन है, मान लीजिए रेडी हो गया, अब वो क्या है, वो फैक्ट्री तक जाएगा। क्लियर है? शुगर बनाने के लिए या जैगरी जो है वो बनाने के लिए, तो कहाँ कैसे जाएगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसका यूज़ करते हुए वो जाएगा। क्लियर है? और वहाँ से वो मार्केट तक पहुँचेगा तो कंज्यूमर जो है उसको वो चीज़ें मिल पाएंगी, है ना। तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से कहा जाता है एग्रीकल्चर, जो कि हमारा बेस रहा है हमेशा से, आज के टाइम में हम देखें इतनी सारी जॉब्स, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ आ जाने के बाद भी जो एग्रीकल्चर है उसका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत, कह सकते हैं वो अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमी में, है ना। किसी भी रूप में हम बात कर सकते हैं कि फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, ये तो है ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो शुगर है, ठीक है, शुगर केन है, कॉटन है, टी है, ये सारी चीज़ें देखें तो, और साथ ही साथ क्या है, मेडिसिनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हमेशा से रहा है। तो जिस तरीके से एग्रीकल्चर जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंट्री की बॉडी। तो वो कंट्री की बॉडी है, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट भी है, जो कि इसको क्या है, बढ़ावा देता है। तो ट्रांसपोर्ट को इसीलिए नर्व एंड वेन्स जो है वो कहा जाता है देश की। क्लियर है? चलिए, तो इससे क्या है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ ये होती है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सोशल बेनिफिट्स दोनों की ही बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, दोनों में ही क्या है, दोनों में ही इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट के द्वारा मिलता है। जैसे खेत में फसल जो है वो तैयार तो हो गई, चाहे हम बात करें किसी भी चीज़ की, शुगर केन है जो कि क्या है, फैक्ट्रियों तक जाता है ना, या फिर किसी ग्रेन को ही ले ले और जगह जाता है, दूसरी कंट्री जो है वो उसे अपने यहाँ इंपोर्ट भी करती हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कैसे जाएंगी,
क्लियर है, उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना क्या है, वो चीज़ें जो है वो खेतों में ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी, कितनी कहाँ तक जाएंगी, इतनी भारी भी होती। तो ऐसे में क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो आगे आते हैं, यानी उनके द्वारा उन चीज़ों को फैक्ट्रीज तक पहुँचाया जाता है। क्लियर है। अब फैक्ट्रीज में चीज़ें जो है वो रेडी हो जाती हैं तो फिर वो मार्केट तक जाती हैं। वरना क्या है, फैक्ट्री में भी क्या है, पड़े पड़े चीज़ें खराब होंगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम देखें कि खराब हो जाती हैं, है ना। जैसे कह सकते हैं हम लोग शुगर केन के लिए, जब शुगर केन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि शुगर केन जो है, जब इसको क्या है, जब इसको इसकी कटाई हो जाती है तो इसका सुक्रोज जो है वो बहुत तेजी से डाउन होने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको जल्द ही क्या है, इसकी इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया जाए। इसीलिए इसके आसपास इसकी इंडस्ट्रीज जो है वो पाई जाती है। क्लियर है। और भी जैसे हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, अदर चीज़ें भी हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें अगर देखें तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करता है और इसकी वजह से चीज़ें सुरक्षित दूसरी जगह पर पहुँचती हैं। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको हेल्प मिलती है। दूसरी तरफ जैसे हमने बात किया कि इंडस्ट्रीज जो है उनमें उनकी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में कैसे हेल्प मिलती है भाई, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे हम बात करें रॉ मटेरियल जो हमारे मिनरल्स वगैरह है ना, उसकी बात करें, और चाहे तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से मिलने वाली जो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, जैसे शुगर केन है, कॉटन है, ये सारी चीज़ें क्या है इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं और वहाँ पर इनसे एक नया प्रोडक्ट जो है वो रेडी होता है और फिर वो क्या है, वो मार्केट में जाता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे आपका आयरन ओर वगैरह है, वो सारी चीज़ें क्या है रॉ मटेरियल के रूप में है, वो भी क्या है इंडस्ट्रीज तक जाती हैं, है ना। तो तभी क्या है इंडस्ट्रीज आगे काम करेंगी जब उसको क्या है रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो क्लियर। तो इसलिए क्या है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, है ना, इसके अलावा अगर हम देखते हैं हेल्प इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो कंट्री के फॉरेन ट्रेड को ये प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करेगा भाई, ट्रांसपोर्ट की हमारे पास सुविधाएं हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने वाली, उस तभी तो ये क्या है, ये प्रमोट होता है ना। वरना क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने से लेकर और उन चीज़ों को दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकेगा। क्लियर है। तो ये फॉरेन ट्रेड जो है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। क्लियर। इसके प्रमोट टूरिज्म को ये प्रमोट करता है। देखिए हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, इनकी अवेलेबिलिटी जो है उसकी वजह से ही क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और आज के टाइम में देखें तो टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। बाहर से भी लोग आते हैं और हमारे देश के भी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने जाते हैं। छुट्टियां मिलती हैं 2-4 दिन की ही, कि उसमें लोग जो है वो प्लान बना लेते हैं। लंबी छुट्टियां हैं तो और ज़्यादा लोगों के प्लान जो है वो बन जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से ही। वरना जब क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो थे इतने ज़्यादा नहीं थे अवेलेबल, तो लोग जो थे वो काफ़ी दूर की यात्रा जो थी वो पैदल किया करते थे। तो जब पैदल यात्रा होगी तो उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, है ना। तो टूरिज्म को ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए क्या है, फॉरेन मार्केट हो और चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, इन दोनों को ये बढ़ावा देता है। जैसा अभी हमने समझा, बिल्कुल ना, कि जब क्या है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही हैं, वरना क्या है अगर नहीं पहुंचेंगी तो इन ट्रेड्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा। दोनों को ये प्रमोट करता है। बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन है ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल है, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो गई। इसके अलावा जॉब्स में, स्कूल में हम देख रहे हैं हर जगह पर ये काम कर रहा है ना, कि ट्रांसपोर्ट की वजह से ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं। ठीक है। तो कंट्री की इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। अच्छा, इसके अलावा इसने लोगों के बीच की दूरियां जो है वो भी कम कर दी। अभी आगे भी हम इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन क्या है कि इस वजह से लोगों का मिलना जुलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सका है। और इससे क्या है, इससे भी ट्रेड जो है उसको बढ़ावा मिलता है। कोई पर्सन जो है ट्रेड के ही पर्पज से दूसरी जगह पर गया, अपनी चीज़ें वहाँ पर बेच रहा है, या फिर जो भी जहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है वहाँ के लिए सामान जो है वो दूसरी जगह से ला रहा है ना। तो इस तरीके से ये बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, तो उसको ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ पर होती है इसकी वजह से। इसके अलावा क्या है कि चीज़ों की डिमांड अगर बढ़ रही तो एग्रीकल्चर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा ही, है ना। और इंडस्ट्रीज जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है और वहाँ से चीज़ें जो है वो मार्केट में जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ने की वजह से क्या है, इंडस्ट्रीज भी क्या है, डेवलप होती हैं। तो ये दोनों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। चलिए तो बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से होने वाले सोशल बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे हमने अभी क्या देखा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है ना। तो इसकी वजह से कितने सारे लोग जो हैं उनको क्या मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है इसकी वजह से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनसे
से रिलेटेड लोग जो हैं, ठीक है, उनमें भी हम देख रहे हैं कितने सारे लोग जो हैं उनको जॉब्स मिल रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इसकी वजह से। क्लियर है? तो यहाँ पर देखें तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है इसको क्रिएट करता है। क्लियर? इसके अलावा क्या है, इट इज़ मोस्टली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से ही क्या है, डे टू डे लोग जो है वर्क प्लेस अपना जो है वहाँ पर जा सकते हैं। इसीलिए आज के टाइम में देखें तो दूर का भी ऑफिस है, डेली आना जाना है, लेकिन लोग जो है उसको अफोर्ड करते हैं या कह सकते हैं उसको चूज कर लेते हैं इजिली। क्यों? क्योंकि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे पास ईजिली अवेलेबल है। इस वजह से ही अगर ये चीज़ें नहीं होती तो डे टू डे अगर दूर का ऑफिस है तो हर कोई जो है वो नहीं आना जाना कर सकता। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं, डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा देता है इन रिमोट एरियाज, जहां पर क्या है पहुंच नहीं है। तो जैसे देखिए क्या है, बहुत सारे हमारे विलेजेस हैं, अगर देखें तो वहां पर आज के टाइम में भी क्या है बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, या फिर कुछ जगह ऐसी है जहां पर गर्ल्स के लिए अच्छे स्कूल नहीं है ना। तो ऐसे में क्या है कि उनको दूर भेजा जा सकता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से ही, कि आसपास का कोई और एरिया है या आसपास में कोई सिटी है, वहां पर जाकर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए क्या है, आज के टाइम में ये डेटा जो है हमारे एजुकेशन का वो क्यों बढ़ा है, लोगों में अवेयरनेस आई, ये सारी चीजें तो है, लेकिन क्या है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या है कि अगर पास में स्कूल पहले नहीं होते थे तो ज़्यादातर होता था कि बॉयज़ जो थे वो भी हर घर से नहीं, उनको बाहर भेज दिया जाता था, बट गर्ल्स जो थी तब वो स्कूल नहीं जा पाती थी। क्लियर है? एजुकेशन उनकी फिर आगे नहीं बढ़ पाती थी। आज के टाइम में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इनके डेवलपमेंट की वजह से क्या है, बॉयज़ तो जाते ही हैं बाहर पढ़ने, या दूर तो अगर स्कूल अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पढ़ने जाते ही हैं, गर्ल्स को भी भेजा जाता है इसी वजह से, है ना। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली है रिमोट एरियाज जो है कंट्री के, वहां पर एजुकेशन को बढ़ाने में। टीचर स्टूडेंट इन सभी को इससे फैसिलिटी मिलती है। देखिए पढ़ाने के लिए टीचर्स जो है वो भी ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी पास से दूर से हर जगह से आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है देखा जाए तो लोगों को एक दूसरे के पास ला दिया है। बिल्कुल, जो लोगों के बीच की दूरी, चाहे हम बात करें कि अर्बन एरियाज जो है वहाँ से विलेजेस जो है उनके बीच की दूरी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश की दूरी जो है वो कम हो गई है ना, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इसी वजह से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। अब जैसे देखिए आप क्या है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, जब आपकी छुट्टियाँ होती हैं तो क्योंकि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो डेवलप हैं, इसी वजह से आप जो है दादी नानी के यहाँ जा सकते हैं या कहीं और घूमने जा सकते हैं ना। लोग जो है जॉब के लिए कहीं बाहर रह रहे हैं, एजुकेशन के लिए कहीं पर बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे में क्या है, फेस्टिवल वगैरह हुआ तो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, है ना। तो ये सोशल डिस्टेंस जो है उसको कम करने में इसकी वजह से हेल्प मिली है। क्लियर है? इसके अलावा विलेजर्स की बात हम लोग करें तो देखिए विलेजेस में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के काम हैं उन्हीं में वो लगे होते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीन्स जो है इनके मिलने की वजह से, इनके डेवलप होने की वजह से लोगों के पास शहरों में अपॉर्चुनिटी जो है जॉब के लिए वो बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ गई है। क्लियर है? क्योंकि आना जाना अब क्या है, ईजी हो चुका है इसकी वजह से। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जहाँ पर हम देखेंगे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रोडवेज के लिए। देखिए रोडवेज क्या है, जो रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसे हम कहते हैं रोडवेज, है ना। तो क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का अगर पता लगाना हो तो उस कंट्री की सड़कों को देख लीजिए, पता चल जाएगा। बिल्कुल ना, तभी उससे क्या है, सड़कें अच्छी हैं, बेहतर सड़कें बेहतर इकॉनमी, इसकी ओर ये शो करती हैं। चलिए तो आते हैं, तो इंडिया में अगर देखा जाए रोडवेज की बात हम कर रहे हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है वो हमारे देश का है। 2016 से लेके अभी तक में अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट में हम आते हैं। पहले, इससे पहले हम लोग थर्ड नंबर पे थे। रोड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर इंडिया का अगर हम देखें जिस तरीके का हमारा फिजिकल फीचर है उसके बेस पर, तो रोड जो है वो इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिजिकल फीचर अगर हम देखें हर तरीके का पाया जाता है, प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। तो रोड्स देखें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोडवेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रोड्स जो हैं वो आपके पहाड़ों पर भी बन जाती हैं,
है ना, हिली एरियाज जो है वहाँ बन जाएगी, स्टीप स्लोप जहाँ है वहाँ भी बन जाएगी, और प्लेन्स में तो ईजिली बन ही जाती है ना। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं रोडवेज़ की, तो रोडवेज़, इसके बाद हम लोग रेलवेज़ देखेंगे। अगर इसको कंपेयर करें या अदर मीन्स के साथ भी कंपेयर करें तो रोडवेज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या इनका सिग्निफिकेंस जो है वो ज़्यादा क्यों होता है, वो हम समझ सकते हैं। देखिए क्या है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे हम वाटरवेज की बात कर रहे हैं, एयरवेज या रेलवेज, ये हमें क्या है, डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं। डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, क्लियर है, अपनी दादी नानी किसी, अभी जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो आप जाते हैं, तो मान लीजिए आपने ट्रेन ली, प्लेन ली, जो भी लिया है ना, तो ऐसे में क्या है कि पहले आप अपने घर से कोई साधन करके जाएंगे, चाहे आपका अपना व्हीकल हो या बस, ऑटो, कैब, रिक्शा, किसी का भी आप यूज़ करेंगे, तब आप स्टेशन तक पहुंचेंगे। अच्छा, जिस स्टेशन, जो आपका लास्ट स्टेशन है, जब वहां आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर से आपको कैब, ऑटो या जो भी चीज़ें, या कोई आपको लेने आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, मेट्रो जो भी है, ये आपको लेना होता है ना। तो आगे मेट्रो लिया, फिर आगे क्या है, फिर से रोड का यूज़ आगे करना पड़ेगा, रोडवेज़ का। तो इस तरीके से हम देखें कि रोडवेज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस देती है। अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास है या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो हमें रोड टू रोड सर्विस, डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं। क्लियर है, इसलिए भी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, लंबी दूरी के लिए भी ये काम करते हैं, छोटी दूरी के लिए भी काम करते हैं। तो चीपेस्ट मीन्स ये है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का। इसके अलावा कनेक्ट रिमोट एरियाज, जैसे जो है यानी कि वो एरियाज जहाँ पर लोगों की पहुँच नहीं है, उनको भी क्या करते हैं, सिटीज़ तक वो पहुंचाते हैं। जैसा हमने अभी देखा भाई, स्कूल्स वगैरह जो हैं, बच्चे इसीलिए जा पा रहे हैं कि रिमोट एरियाज़ के स्कूल बच्चे भी क्या है, अच्छे स्कूलों तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने की वजह से। क्लियर है। इसके अलावा वो बात करें तो सिटीज़ जो है उनको वो अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। जो रोड्स हम लोग देखते हैं, ये भी कई तरीके की रोड्स होती हैं, है ना। आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर आपको दूसरी तरीके की रोड दिख रही है, फिर आप थोड़ा और आगे गए, जिसको हम लोग मेन रोड कहते हैं, अगर जिसका घर मेन रोड पे नहीं है तो ये दूसरी तरीके की रोड दिखती है ना। उसके बाद हम और कहीं पर जा रहे हैं, लंबी दूरी पर जा रहे हैं, तो हमें एक दूसरी तरह की रोड दिखती है। तो रोड्स का भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, आइए उसको देखते हैं। तो एक तो आपका हो गया एक्सप्रेसवे, क्लियर, एंड सेकंड जो है वो नेशनल हाईवेज है। फिर आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर। यहाँ पर स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड्स, इंटरनेशनल हाईवेज एंड बॉर्डर रोड्स। चलिए, तो आते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेसवे की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे बेसिकली किस लिए बनाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके के होते हैं, थोड़ा ये हम जानते हैं। तो एक्सप्रेसवे जो है ये पक्की सड़कें होती हैं, जो कि देखा जाए तो 4, 6, 8 लेन की रोड्स होती हैं, है ना। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जानना होगा कि इनका उद्देश्य क्या रहा बनाने के लिए। देखिए, एक तो है लोगों को आने जाने में सुविधा हो, ये तो ठीक है। इसके अलावा क्या है इनका उद्देश्य बनाने का एक्सप्रेसवे? तो एक्सप्रेसवे का उद्देश्य ये रहा, डिस्टेंस जो है, कोई भी डिस्टेंस जो है उसमें लगने वाला जो समय है उसको कम किया जाना, यानी किसी भी जगह पर जल्दी पहुंचा जा सके। तो एक तो क्या है, रोड का जो स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बनाया जाएगा कि डिस्टेंस को कम करे। दूसरा क्या है कि इस पर स्पीड जो है वो काफ़ी हाई रहती है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो अपने आप कम हो जाता है, स्पीड तेज होने की वजह से। ठीक है। यूज फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक जो है इनके मूवमेंट के लिए इसका यूज होता है। देखा जाए तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, इनको देखा जाए तो ये हाई स्पीड रोड होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर 2 व्हीलर, पैदल या स्लो स्पीड वाले वाहन जो है या ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं चल सकते हैं। क्लियर है। इस पर स्पीड हाई होने की वजह से हर तरीके के लोग जो हैं वो नहीं चल सकते हैं। इस पर बस तेज स्पीड वाले और 4 से आगे व्हील वाली जो है गाड़ियाँ वो चलती हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो देखिए, भारत का पहला एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। क्लियर। फर्स्ट जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये 2002 में बन के तैयार हुआ था। और अभी अगर हम बात करें कि हमारे देश में कितने एक्सप्रेसवे हैं, तो 23 एक्सप्रेसवे हमारे देश में अभी के टाइम में है, एंड 18 जो है उन पर अभी क्या है काम चल रहा है।
अब जैसा हमने समझा कि ये हाई स्पीड वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या टोल्स होते हैं? बिल्कुल इस पर टोल्स होते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे अदर जगहों से, जैसे हम बात करें हाईवेज से, है ना, तो हाईवे की तुलना में यहाँ पर टोल्स जो हैं वो कम होते हैं। क्लियर है? और ये क्या है, स्मूथ ट्रेवल विथ कंट्रोल एक्सेस ये बनाए जाते हैं। इसका मतलब कि एक तो क्या है, स्मूथ ट्रेवल कर सके, इसी वजह से इस पर हर कोई जो है वो नहीं आ सकता है। क्लियर है? जैसा हमने समझा, धीरे चलने वाली गाड़ियाँ, पैदल चलने वाले लोग वो इस पर नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल एक्सेस होता है यहाँ पर, यानी कि कहीं से भी कोई भी जो है वो एंटर कर ले, ऐसा नहीं है। कंट्रोल एक्सेस होने की वजह से क्या है, इसकी फिक्स जगह होती है, वहीं से इस पर जाया जा सकता है। एक बार आप इस पर चढ़ गए तो कहीं से भी कट मारकर आप नहीं निकल सकते हैं। निश्चित जो जगह होगी उसी से आप निकल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस वे। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी समझा, मोस्टली टोल रोड्स हियर द स्पीड इज 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड की बात हम करें तो स्पीड जो है वो अदर आपकी जो रोड्स हैं उससे तेज तो रहती है, लेकिन 120 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होती है। इससे ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं रखी जा सकती है। क्लियर है? अब यहाँ पर भी हम बात करें कुछ एक्सप्रेसवे जहाँ पर 100 to 120 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होता है स्पीड। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल हाईवेज। देखिए, नेशनल हाईवेज, इनका मेंटेनेंस कौन देखता है और किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या रहा, कैसे हैं ये, इनको हम समझेंगे। कई सारे हाईवेज ऐसे होंगे जहां से आप गुजरे भी होंगे कभी। तो चलिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल हाईवेज। सबसे पहले इनका मेंटेनेंस कौन देखता है, तो CPWD आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो इनकी देखभाल या इनका मेंटेनेंस का काम करता है। इनको देखा जाए तो 4, 6, 8 लेन्स की ये रोड्स होती हैं। ये लॉन्ग मेटल रोड होती हैं, लंबी दूरी की पक्की सड़कें ये होती हैं। अभी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस के लिए इनको बनाया गया है। उद्देश्य यहाँ पर भी वही है कि सबसे पहला क्या है, डिस्टेंस को कम करना, और साथ ही साथ क्या है कि कई सारी जगहें जो हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाना, और जो लगने वाला समय है किसी जगह पर पहुंचने में उसको कम किया जाना। बेसिकली ये हैवी वाहन जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उनके लिए इनको बनाया गया है। लेकिन फिर भी अदर भी कुछ हाईवेज जो है वो परमिशन, देखिए हर हाईवे नहीं, लेकिन कुछ हाईवेज जो है वो 2 व्हीलर्स वगैरह को भी क्या है, परमिशन देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो लंबी दूरी के प्लेसेस जो हैं उनको ये कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हमारा जो है वो आपका आता है, एक तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए हैं तो बहुत सारे, एक हम यहाँ पर जिक्र करेंगे जो आपका वाराणसी टू कन्याकुमारी। आप देख सकते हैं यूपी से बिल्कुल, यानी कि सेंट्रल के आसपास वाला जो पोर्शन है, सेंट्रल नहीं आपका आएगा लेकिन सेंट्रल के आसपास ये पड़ रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल हमारा लास्ट पॉइंट जो है वहाँ आ रहा है, कन्याकुमारी, है ना। तो इन प्लेसेस को ये जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमने क्या समझा कि ये लंबी दूरी वाले जो रास्ते हैं उनको, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा एक्सप्रेसवे कि कंट्रोल्ड एक्सेस था, है ना, यहाँ पर कंट्रोल्ड एक्सेस है बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि जगह जगह से यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो और भी जगहों के लिए दी गई है कि मेन कुछ सिटीज़ जो हैं उनको या विलेजेस जो हैं उनको इनसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे यहाँ देखा जाए तो बेसिकली क्या है, अगर कह सकते हैं ट्रैफिक या फ्रेट जो है उनका आना जाना बेसिकली किससे होता है, रोड से ज़्यादा होता है। ठीक है, लगभग 65% फ्रेट जो है वो, और इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो 80% के करीब जो है वो रोड्स के द्वारा कैरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वही चीज़ की पहले भी हमने समझा, हम इसका लॉजिक खुद से लगा सकते हैं। एक तो रोड्स जो है वो मैक्सिमम जगहों तक बन सकती हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विस देती हैं। इसी वजह से 65% जो है लगभग फ्रेट जो है वो इसी से आता जाता है, और लोगों का आना जाना भी अगर हम बात करें। मेन नेशनल हाईवेज जो है हमारी कंट्री के वो हम देख लेते हैं, जैसे आपका दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, कन्याकुमारी, लेह। देखिए क्या है, NHDP यानी ये जो नेशनल हाईवेज हमारे हैं, है ना, तो NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे इकोनॉमी और ट्रेड को बूस्ट करते हैं। इसका मतलब जैसा हमने देखा कि जो हमारे हैवी ट्रैफिक्स हैं उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं हेल्पफुल है कि स्मूथली ये ट्रैफिक जो है वो रन करते हैं इन हाईवेज पर, जिसकी वजह से वो जल्दी पहुंचते हैं, कॉस्ट जो है वो कम आती है। क्लियर है? बहुत सारे सामान जो हैं जो ख़राब होने वाले हैं वो ख़राब होने से बचते हैं। ये सारी फैसिलिटी को देखते हुए क्या है, ये हमारी इकोनॉमी और ट्रेड जो है उसको बूस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी NHDP। तो इसके प्रोग्रेस में कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका ये है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या है, बिल्कुल नॉर्थ में
आपको दिख रहा है जैसा नॉर्थ साउथ इसे कहा गया है, तो बिल्कुल नॉर्थ में ये शुरू हो रहा है, साउथ के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आ रहा है। ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये आ रहा है आपका, है ना, आसाम टू गुजरात। अभी हम इसको आगे देखेंगे डिटेल में, बट हम लोगों ने ये हुआ कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं इसका। तो देखिए ग्रीन कलर से आपका शो हो रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है और इधर आपका ईस्ट से वेस्ट आ रहा है। NSEW के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉरिडोर है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका NHDP है ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है? तो एग्जीक्यूट होता है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो NHAI है इसको हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑटोनोमस एजेंसी है। ऑटोनोमस एजेंसी का क्या मतलब है? ऑटोनोमस एजेंसी का मतलब ये है कि वो एजेंसी जो कि देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस एजेंसी है, यानी गवर्नमेंट के अंडर में तो काम करती है, बट अपनी कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि अपने ऑपरेटर्स हो गए, फंड्स हो गए, इसके लिए ये इंडिपेंडेंट होती है, या कह सकते हैं इसके डिज़ाइन जो है वो खुद ही वो करती है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो आपके नेशनल हाईवेज़ हैं लगभग 60,000 किलोमीटर के लिए, तो इसके मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? NHAI। क्लियर है? आपने देखा होगा NHAI का बोर्ड जो है वो हाईवेज की तरफ लगा हुआ होता है। तो NHAI जो है वही क्या है, NSDP जो ये प्रोजेक्ट्स है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो NHAI है ये देखा जाए तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक नोडल एजेंसी है। अब नोडल एजेंसी भी यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है हाईवे का, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ ऑटो अथॉरिटी इज अ नोडल एजेंसी। तो नोडल एजेंसी क्या है? अगर स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर की बात हम कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर हाईवेज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ नोडल एजेंसी स्पेसिफिक जो भी आपका मैटर है उसकी बात हम करेंगे, तो वहाँ पर देखा जाए तो ये उसको गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज जो है इनके रोल और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, ऑल वेदर रिलायबिलिटी। तो हर वेदर में क्या है ये काम करते हैं। दूसरा क्या है, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हर वेदर में काम करते हैं, यानी कि अगर जैसे बारिश वगैरह हो रही है ना, फॉग है, फॉग में प्रॉब्लम तो करता है लेकिन काम करते हैं। अब मतलब ये जो है वो चालू रहते हैं। वहीं पर देखिए क्या है, अगर साइक्लोन्स वाली कंडीशन बन रही है तो हमारे वाटरवेज जो है उधर मना कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा फॉग है तो जो हमारा एयरवेज है उसको मना कर दिया जाता है ना। यहाँ पर हम बात करें तो ऑल वेदर रिलायबिलिटी यहाँ पर है। इसके अलावा रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, ये हाईवेज जो है इनकी वजह से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। एक तो डोर टू डोर सर्विस मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जैसा हमने समझा कि इसकी वजह से ये जो नेशनल हाईवेज है इनकी वजह से क्या है, कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है और साथ ही साथ इस पे स्पीड ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या है, जल्दी पहुंचा जा सकता है, जिसकी वजह से क्या है, कॉस्ट जो है वो कम आएगी, लोअर ट्रेड कॉस्ट। ठीक है, वो भी यही हो गया। ठीक है, आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हुई, लोअर ट्रेड कॉस्ट जो है वो लगेगी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल वर्कर्स ऑन द प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे वाले, यानी कि ये रोड्स बनाना है ना, तो उससे भी क्या है, कितने सारे लोग जो हैं, लोकल वर्कर्स जो हैं, उनको यहाँ पर काम मिलता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। कब से शुरू हुए होते हैं, बराबर इन पे काम जो है वो चल रहा होता है, तो बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, एक्सीडेंट के केसेस जो हैं वो कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि पहला तो ये कि कहीं से भी एक्सेस जो है वो नहीं मिल जाता है, हर किसी को एक्सेस मिल जाए ये भी नहीं है। स्पीड जो है वो उस पर भी क्या है, एक बाउंडेशन है। ठीक है, और जगह जगह पर टोल्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन, अब जैसा हमने समझा कि कई सारे जो स्टेट्स हैं उनको ये कनेक्ट करता है ना, कई सारे स्टेट्स, विलेजेस जो हैं, सिटीज़ जो हैं, उनको ये कनेक्ट करता है, तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन का ये काम करता है। वाइडनिंग, improvements, strengthening and maintenance works are carried on the state national highway roads। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो नेशनल हाईवे रोड्स हैं, यहाँ पर हम बात करें तो इनको चौड़ा करना, मेंटेन करना, ये सारा काम जो है वो बराबर चलता रहता है, जो कि लोगों को फैसिलिटी देता है। चलिए तो आते हैं अब हम लोग NSEW की ओर, यानी कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का। देखा जाए तो ये सेकेंड हमारा, ठीक है, सेकेंड फेज का ये नेशनल हाईवेज वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेकंड फेज है ये उसका। फर्स्ट फेज कौन सा है? फर्स्ट फेज जो है वो हम अभी आगे देखेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला। ठीक है, और सेकंड ये आपका है। चलिए आइए NSEW जो है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनल
स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसकी स्टार्टिंग जो है नॉर्थ में कहाँ से हो रही है, श्रीनगर से हो रही है, ठीक है। और साउथ में कहाँ पर आ रही है, साउथ में कन्याकुमारी आपका जो है यहाँ पर आ रही, साउथ एंड कन्याकुमारी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट आपका जो कॉरिडोर है इसकी, यानी ई और W। तो यहाँ पर टर्मिनल स्टेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट इन जो है वो कहाँ पर आ रहा है, सिलचर आ रहा है, एंड वेस्ट जो है वो कहाँ पर आ रहा है, गुजरात में पोरबंदर जो है वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ईस्ट इन जो है वो सिलचर एंड वेस्ट इन जो है वो पोरबंदर। ये चीज़ें थोड़ा सा बेसिक सी हैं, इसलिए इसको क्लियर रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। जो देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होता है किसके द्वारा, NHAI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। जैसा हमने देखा कि ये चीज़ें जो है NHAI जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है ना। तो NHAI के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1999 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो था वो लाया गया। इसके बाद 2001 से इस पर काम शुरू हुआ, 2012 में ये कंप्लीट होता है। अगर हम इसका शेप देखें, देखिए क्वाड्रिलेटरल शेप जो है वो हमें दिख रहा है, इसी वजह से इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज जैसा ये दिख रहा है ना। यहाँ आइए देखते हैं, ये पर्पल कलर से आपको शो हो रहा है। इधर क्या है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, इनको क्या किया गया है, इनको यहाँ पर नेशनल हाईवेज जो है इनके द्वारा कनेक्ट किया गया है। और ये वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। क्लियर है। तो ये आपको शेप दिख रहा है ना, इसी शेप की वजह से ही इसको ये नाम दिया गया। यहाँ पर मेन उद्देश्य इसका क्या रहा, फिर वही उद्देश्य यहाँ पर रहा जो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो आपके ये मेगा सिटीज़ हैं इनके बीच के डिस्टेंस को कम करना, और साथ ही साथ क्या है, इनमें लगने वाला जो समय है ट्रांसपोर्टेशन में उसको कम किया जाना। और साथ ही साथ देखिए एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल सेंटर्स जो हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब ये अगर दिल्ली से कोलकाता हमें दिख रहा है तो इसके बीच में देखिए बहुत सारा स्टेट जो है वो कवर हो रहा है, ठीक है। विलेजेस एरियाज जो हैं वहाँ पर इम्प्रूव करना, ठीक है। जैसे विलेजेस जो हैं वहाँ से जो चीज़ें रेडी होती हैं उनको क्या है दूसरी जगह पर ले जाया जा सके इजली। इससे क्या है हमारा ट्रेड जो है उसकी प्रोग्रेस होगी, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। इसीलिए इस रूट को क्या किया गया, बनाया गया। क्लियर है। ये जो आपके नेशनल हाईवेज हैं इनको बनाया गया। अब यहाँ पर हम देखें दिल्ली टू कोलकाता ये आ रहा है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ये सारा जो है वो कवर होता है। इधर आपका उड़ीसा है, तमिलनाडु है, ये कवर होते हुए चेन्नई पहुँचता है। इधर हम आते हैं कर्नाटका वगैरह कवर होते हुए ये आपका मुंबई आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ। फिर इधर आपका ये गुजरात, राजस्थान इनको कवर करते हुए दिल्ली आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपके जो बड़े स्टेट्स हैं, बड़ी सिटीज़ जो हैं उनको कवर करता है ये, एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो है वो इनकी करता है, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ इज अ हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मेनी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड आपका कल्चरल सेंटर, ठीक है। इट फॉर्म्ड अ क्वाड्रिलेटरल जो कि कनेक्टिंग करता है किसको, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। डायरेक्शन भी आपको समझ में आ जा रहा होगा, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है एंड वेस्ट है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स या बेनिफिट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके फायदे जो हैं, उद्देश्य क्या है, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो कि हमने समझा कि देखिए जो मेगा सिटीज़ है उनके बीच के डिस्टेंस और टाइम को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कि जो ट्रक ट्रांसपोर्ट है जो कि सामान ले जाते हैं, है ना, उनके लिए फैसिलिटी मिलती है, बेटर कह सकते हैं फैसिलिटी, कैसे कि स्मूथली वो रन करते हैं। क्लियर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अब अगर हम बात कर रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लीजिए दिल्ली टू कोलकाता जो कनेक्ट हो रहा है ना, तो बीच में कई सारे स्टेट्स और टाउन्स जो हैं ये सभी आते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से जो आपके स्मॉलर टाउन्स हैं वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पोर्ट तक, जैसे पोर्ट जो है वहाँ से इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग या इंपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी जो है वो इसके द्वारा मिलती है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। देखिए कैसे भाई, ये जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है इस पर काम चल रहा है तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ से जो वाहन जा रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इसके बाद जो इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है, हमारे फार्मर्स हैं, रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है, तो हर जगह हम देखें तो इसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टेट हाईवेज। देखिए स्टेट हाईवेज जो है
यानी स्टेट वाले हाईवेज, इनको मेंटेन करने का काम जो होता है स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो होती है जिसके अंडर में ये आते हैं, उनकी कई सारी एजेंसीज जो हैं उनके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात हम करें, मोस्टली ये कनेक्ट होती हैं टाउन एंड विलेजेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और फिर आगे ये कनेक्ट होते हैं किससे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है इससे ये कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। और ये मेंटेन किसके द्वारा होता है, तो ये मेंटेन होता है जिला परिषद एंड PWD, आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। अब आगे हम आते हैं, नेक्स्ट है विलेज रोड। विलेज रोड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, ये जो आपकी पंचायतें होती हैं, विलेज पंचायत होती है, इनके द्वारा ये मेंटेन होते हैं। हाँ, इसकी बात हम करें जैसा कि ये क्या है, ये रोड्स जो हैं आपकी विलेज रोड्स जो हैं, विलेजेस जो हैं उसके बीच से गई हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक जो है उसके लिए ये काम नहीं करती हैं। देखा जाए तो ये नैरो रोड्स होती हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल हाईवेज। नाम से समझ में आ रहा है ना, ये इंटरनेशनल हाईवेज है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो कैसी होगी, इसके पहले जो कनेक्टिविटी थी वो देश के अंदर थी, अभी जो कनेक्टिविटी हमें दिख रही है वो कैसी होगी, वो देश की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्टिविटी होगी। क्लियर है। तो इंटरनेशनल हाईवेज यहाँ पर नेबरिंग कंट्री के साथ कनेक्टिविटी होगी अंडर द एग्रीमेंट ऑफ, कौन सा एग्रीमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, ESCAP। तो एस्केप एक तरीके से कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, इसके द्वारा ये नेशनल हाईवेज इंटरनेशनल हाईवेज जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब इनके लिए फंड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो इनके लिए फंड्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है वो क्यों इसके लिए फंड प्रोवाइड करता है, तो या कहाँ से आता है वर्ल्ड बैंक के पास, तो देखिए वर्ल्ड बैंक के पास इसके लिए फंड जो है वो आता है जो इसके नेशन मेंबर्स हैं उनके द्वारा हमेशा क्या है कुछ ना कुछ फी जो है वो दी जाती है उसके द्वारा, प्लस कुछ रिच पर्सन जो हैं वो यहाँ पर डोनेट करते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर क्या है ये कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का काम किया जाता है। अब बात करते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड समझ में आ रहा है ना, हमारा जो देश है उसकी बॉर्डर, तो उसकी बॉर्डर की बात हम करें तो यहाँ पर द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के नाम से भी जानते हैं, डेवलपमेंट मेंटेनेंस नेटवर्क, ये किसके द्वारा होता है, तो जो हमारी आर्मी है ना, उनके यहाँ इसके जो स्टाफ होते हैं, हमारी आर्मी के लोग जो होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ क्या है कनेक्टिविटी की जाती है, यानी कि हम बॉर्डर जब बना रहे हैं तो हमारी जो क्या है नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ये बनेगा। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसके फायदे क्या हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला चीपेस्ट मीन है ये रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए, बिल्कुल। इसके अलावा विलेजेस और आपकी जो सिटीज़ हैं या अर्बन एरियाज जो हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। इसके अलावा देखें कुछ ऐसे टेरेन जहाँ पर क्या है रेलवेज वगैरह जो है उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अदर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप नहीं कर सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा स्लोप है या जैसी भी चीज़ें हैं, आपका स्टीप स्लोप है, कुछ भी है, तो ऐसी जगह पर देखें तो रोड्स जो हैं वो क्या है इजीली बनाई जा सकती हैं। मतलब टफ तो होता है ऐसे टेरेन पर, बट फिर भी क्या है रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा डोर टू डोर वाली सर्विस जो है वो हमें रोड्स के द्वारा ही मिलती है। पहले भी हमने समझा भाई ट्रेन वगैरह है, ट्रेन है या एयरप्लेन्स हैं, उनसे आप कहीं पर जाते हैं तो आपको दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो लेकर उस पोर्ट या स्टेशन तक जाना होता है ना, और ये क्या है इससे आप डायरेक्ट किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा बात करें कि रोड जो है वो सेफर हैं इन चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या है खराब हो जाती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है जो आपके विलेजेस एरिया है उन वहाँ से चीज़ों को उठाया जाता है और अर्बन एरियाज तक ले जाया जाता है। तो रोड्स के द्वारा क्या है जल्दी इनको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है, जिससे ये क्या है खराब होने से बचते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसा हमने समझा भाई चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाना, और उससे क्या है हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो आगे बढ़ती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि रेलवे स्टेशन आपका हो गया, इसके अलावा पोर्ट, चाहे एयरपोर्ट है और या सी पोर्ट है, उनसे ये कनेक्टिविटी बनाते हैं। बिल्कुल जैसा अभी हमने समझा, डोर टू डोर सर्विस हमें नहीं मिलती अदर जो ट्रांसपोर्ट है, और वहाँ जो अदर ट्रांसपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो इस यहाँ पर भी क्या है ये लिंक का काम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि गुड्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इनके लिए प्रोडक्ट्स जो है वो पहुँचाने का काम करते हैं, चाहे
रेडी प्रोडक्ट्स जो हो गए वो मार्केट में जा रहा है, रॉ मटेरियल हो गए ये, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट जो है मोस्ट फेवर्ड है किधर, नदर्न प्लेन्स की तरफ। नदर्न प्लेन्स की तरफ ज़्यादा फेवर्ड क्यों है ये, या फिर कह सकते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी कंडीशन इधर क्यों है, कैसे है, तो इसको हम देखेंगे। देखिए नदर्न प्लेन्स की तरफ हम देखें, उधर की फ्लैट लैंड जो है वो, इसके अलावा वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर वगैरह डेवलप है, उधर पॉपुलेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग भी जो है वो इजीली मिल जाते हैं। इसी वजह से क्या है, नदर्न प्लेन्स की तरफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। अच्छा, इसके अलावा रोड्स आर सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या है, सुटेबल है। चलिए तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहला सबसे पहला ये कि अनमेटल रोड का होना और मेंटेनेंस का ना होना। देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अनमेटल रोड है, खासतौर से विलेजेस एरिया अगर हम देखें वहां पर कच्ची सड़कें पाई जाती है। अब जब कच्ची सड़कें जो पाई जाती हैं जहां पर भी, तो जब बारिश वाला टाइम होता है उस दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो आम होती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं पुअर मेंटेनेंस। तो एक तो आपका क्या है, अनमेटल रोड हो गया, वो भी उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी जगह जहाँ पर क्या है पक्की सड़कें हैं भी, वहाँ पर भी सही तरीके से मेंटेन ना होना। भाई जगह जगह से रोड जो है वो टूटी है, गड्ढे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ये इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा ट्रैफिक जैम, ये भी क्या है, ये भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम होना, जो कि लगभग हर सिटी जो है वो इसको फेस कर रही है। ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है, कहीं पर जाना है, देर हो रही, इमरजेंसी है तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है। और इसके अलावा उस ट्रैफिक जैम में खड़े खड़े हेडेक जैसी प्रॉब्लम जो है ये कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करेंगे रोड साइड एमिनिटीज़ जो है उसकी कमी। रोड साइड एमिनिटीज़ कई बार हम देखिए कहीं पर जा रहे होते हैं तो हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, अब हम दूर तक ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ें मिल नहीं रही, तो रोड साइड एमिनिटीज़ की कमी जो है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे हम मान सकते हैं रिपेयर शॉप, जैसे रिपेयर शॉप में आपका क्या है, गाड़ियों से रिपेयर जो है रिलेटेड वो भी आ सकता है, बैग रिपेयर शॉप जो है ये भी आ सकती है, फुटवेयर रिपेयर शॉप जो है ये भी आ सकती है। ये कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो इनकी ज़रूरत जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, कभी कभी इमरजेंसी ऐसी आ जाती है। क्लियर। इसके अलावा कह सकते हैं फर्स्ट एड सेंटर हो गए, इनकी कमी होना, कभी किसी की तबीयत जो है वो खराब हो गई, ठीक है, ये एमिनिटीज़ जो हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो लोग जो है वो वहाँ जाकर उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा रेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इन सारी चीज़ों की कमी होना। नो स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल ना होना, या उनकी पॉलिसीज़ जो है स्टेबल ना होना, रूल्स रेगुलेशन जो है वो रोड्स के लिए प्रॉपर ना होना, तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो बदलती है या गवर्नमेंट की तरफ से दूसरी पॉलिसीज़ जो है वो लाई गई, बड़ी कारगर पॉलिसी है, मगर उसको क्या है देर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी ऐसी रोड्स होती हैं, हम देखते हैं कि भाई वहाँ मेंटेनेंस वो मांग रही, मतलब वहाँ मेंटेनेंस की ज़रूरत है बट वो की नहीं जा रही, और अक्सर क्या होता है जब रेनी सीजन होता है उसके ठीक पहले ये मेंटेनेंस वाला काम किया जाता है, उन रोड्स को मेंटेन कर दिया जाता है, और इसके बाद जब बारिश खत्म होते होते तक क्या है उन रोड्स की बुरी हालत हो जाती है। ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें चेक पोस्ट, टोल टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं जहाँ पर पे करना पड़ता है। अब क्या है, लोगों के खर्चे तो होते हैं, इसके अलावा अगर देखें लोगों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा जैसा हमने देखा कि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं, तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें क्या है फंड्स की कमी, ये सारी चीज़ों के चलते उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, बट इसकी ओर क्या है ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स, तो अभी हमने डिसएडवांटेज देखे थे, वहीं से पॉइंट जो है वो हमें इसके लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द रोड और नॉट सेफ रनिंग फॉर, किसके लिए, जो आपके हैवी वेट वाले व्हीकल्स हैं इनके लिए, पुअर मेंटेनेंस के चलते, भाई मेंटेनेंस जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से कई बार जगह जगह से रोड जो है वो धंस जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इस वजह से हैवी वेट वाले जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ये खासतौर से बारिश के दौरान ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, सेफ नहीं होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक जैम बड़ा ही कॉमन है हर किसी के लिए, चाहे हैवी वेट वाली जो आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, या हम बात कर सकते हैं हमारे जो लाइट वेट वाले टू व्हीलर्स वगैरह हैं वो भी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मल्टीपल टोल टैक्स काउंटर, जैसा भी हमने समझा कि जगह जगह रुकने से क्या है लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है। रोड साइड
एमिनिटीज जो है उनकी कमी होना, इसको भी हमने समझा ना कि भाई कई बार होता है लोगों की तबीयत खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, पंचर हो गई, जो भी चीजें कहिए, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, सफिशिएंट फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आते हुए भी, इनके मेंटेनेंस की जरूरत समझ में आते हुए भी क्या है, इनको मेंटेन नहीं किया जा पाता है। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग इंडियन रेलवे। अब रेलवे की बात हम लोग करें तो देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं उस समय में देखें तो रेलवे और प्लेन, इन दोनों का क्रेज बहुत ज़्यादा होता है, जिधर से जा रही होती है तो सब देखते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। रेल का सफ़र भी खैर लोगों को पसंद आता है, बस क्या है, जो कुछ डिसएडवांटेज अभी हम देखेंगे उसके चलते क्या है, लोगों को प्रॉब्लम होती है, वरना रेल का सफ़र भी क्या है, अपनों के साथ में रहें तो अच्छा लगता है। आते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जो कि भारत का नेशनल रेलवे सिस्टम है, इंडिया का कह सकते हैं रेलवे, नेशनल रेलवे सिस्टम है, जो कि ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, फटाफट बताइएगा। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो हम समझेंगे। तो रेलवे की स्टार्टिंग हमारे यहाँ ब्रिटिश इंडिया के दौरान होती है। ब्रिटिश इंडिया क्यों कहते हैं, तब ब्रिटिश जो थे वो राज कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो उस दौरान जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा हमारे यहाँ रेलवे जो है वो स्टार्ट की जाती है 1853 में, जो कि चलती है बॉम्बे टू थाने, आज मुंबई। ठीक है, तो बॉम्बे टू थाने फर्स्ट रेलवे जो थी हमारी वो चली थी 1853 में। और आज के टाइम में अगर हम देखें, हमारा रेलवे का नेटवर्क जो है वो इतना डेवलप हो चुका है, इतना बड़ा नेटवर्क है, तो देखा जाए तो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क हमारे यहाँ रेलवे का पाया जाता है, इसके ट्रैक वगैरह के चलते। इसके अलावा अगर बात करें तो 49% हमारी ट्रेन जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं। जैसे पहले क्या था, स्टीम से चलती थी, फिर उसके बाद डीजल जो है उसका यूज़ किया जाने लगा है ना। अभी आगे भी इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो 49% जो ट्रेन अभी के टाइम में हमारे यहाँ हैं वो इलेक्ट्रीफाइड है, जबकि अगर हम देखें 33% जो है वो मल्टी ट्रैक्ड है। मल्टी ट्रैक्ड क्या है वो भी आगे समझेंगे। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंडियन रेलवे की शुरुआत हुई कैसे थी। देखिए, इंडियन रेलवे जो है इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश के द्वारा तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेन उद्देश्य उनका क्या था, मेन उद्देश्य अपने ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाना था। जब ही पहले भी हमने इसको बात किया, तो यहाँ पर उन्होंने रेलवे लाइन जो थी या कह सकते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनवाए और ट्रेन इस पर चलाई। अब ये ट्रैक्स जो थे डिफरेंट टाइप्स के हम देखेंगे। 3 टाइप्स जो हैं वो है, फर्स्ट है ब्रॉड गेज, सेकंड है मीटर गेज एंड थर्ड जो है वो है नैरो गेज। अब नाम से समझ में आ रहा है, ब्रॉड गेज ब्रॉड होगा, नैरो गेज जो है वो नैरो होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा इनकी विड्थ जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपका ब्रॉड गेज जो है वो 1.67 मीटर तक आ रहा है। दूसरी तरफ मीटर गेज की बात करेंगे, 1 मीटर तक आ रहा है। एंड थर्ड जो है वो आपका नैरो गेज है, जो 0.76 मीटर तक आ रहा है ना। तो ये आपका क्या है, ये इनकी विड्थ जो है वो दिया हुआ है। अब नाम से तो हमें समझ में आया कि ब्रॉड गेज और नैरो गेज। अब ये है क्या गेज, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, आपके सामने रेलवे ट्रैक है। ये जो रेलवे ट्रैक है इसको हम देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी को कहते हैं ब्रॉड गेज। और ये ब्रॉड गेज जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसी वजह से आज के टाइम में देखें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो पहले के बने हुए मीटर गेज है या नैरो गेज है, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सक रहा है वहाँ पर उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। क्योंकि ब्रॉड गेज देखा जाए तो लंबी दूरी के लिए, ट्रेन वैसे भी लंबी दूरी के लिए होती है, तो लंबी दूरी के लिए साथ ही साथ क्या है, फ्रेट जो है यानी माल ढोने के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। क्लियर है, इसी वजह से इनको आज के टाइम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा ब्रॉड गेज जो है वो देख लेते हैं। तो मेनली ये इंस्टॉल किया गया, जैसा भी हमने समझा, जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा, कि सामान जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह करने के लिए। क्लियर है। अब अभी के टाइम में देखें तो 50% लगभग हमारी जो गेज हैं वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। बहुत फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चला दी गई हैं। फास्टेस्ट ट्रेन की अगर हम बात करें, इसी में एक एग्जांपल है सियालदह दिल्ली दुरंतो, जो कि बिना रुके नॉन स्टॉप चलती है और लोगों को जल्दी पहुंचाती है। चलिए, तो अब देख लेते हैं मीटर गेज। मीटर गेज मेनली कहाँ पर हैं, तो वो देख लेते हैं। नदन यूपी, बिहार, असम, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब आता है नैरो गेज। नैरो गेज बेसिकली देखा जाए तो जो आपके हिली रीजन्स हैं इन जगहों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि हिली रीजन्स की अगर हम बात करें तो देखिए वो उतने सूटेबल नहीं होते हैं, है ना, ट्रैक वगैरह बनाने के लिए। तो नैरो गेज जो है वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे देखा जाए माउंटेनियस रीजन, जहाँ पर कालका हो गया, शिमला हो गया, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ऊटाकामुन एक्सेट्रा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे हमने इसके पहले भी समझा कि भाई ज़्यादा ज़रूरी ब्रॉड गेज जो था वो समझ में आने लगा, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से
जो हमारे मैक्सिमम जो मीटर गेज या नैरो गेज हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई ब्रॉड गेज में। लगभग 2 डिकेट्स जो है इनसे इन पर काम जो है वो ज़्यादा तेजी से होने लगा है। चलिए तो आते हैं रेलवे मैनेजमेंट। अब क्या है कि हमने क्या देखा कि 4th लार्जेस्ट नेटवर्क हमारे यहाँ रेलवे का पाया जाता है। तो इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क मैनेज कैसे होता है? तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे आपका सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है, अब आप इसको सोचोगे कि मुझे तैयार करना है, तो आप उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी जो है वो बनाओगे। आप ये करते हो कि इतना पोर्शन मैं अभी पढ़ूंगा, इतना पोर्शन बाद में, इतना पोर्शन इस दिन, इतना पोर्शन इतने बजे। इस तरीके से आप क्या करते हो? डिवाइड कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप फिर मैनेज करते हो, तो सही तरीके से मैनेज होता है। तो यहाँ रेलवे नेटवर्क जो कि इतना बड़ा है वो मैनेज कैसे होता है, इसके लिए इसको 16 जोन में डिवाइड किया गया है। अब ये 16 जोन क्या है? जिसे आप कहीं पर जाते हो या आपके पेरेंट्स कहीं पर जाते हैं, तो आज के टाइम में क्या है, मैक्सिमम क्या होता है, ऑनलाइन टिकट्स हम लोग बुक करा लेते हैं। ठीक है, तो तब आपने टिकट नहीं देखी होगी कि कैसी होती है, उतना नहीं देखा होगा क्योंकि वो पेरेंट्स के मोबाइल में होता है। पहले क्या था, जब कंप्यूटराइज नहीं था तब टिकट्स मिलते थे। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो ये टिकट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स कहीं गए या हम लोग कहीं गए तो टिकट्स हमारे पास होती थी, या घूम के आए तो हम लोग टिकट्स जो है उन ले लेते थे अपने खेलने के लिए। तो उसमें उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे इस तरीके से लिखा होता था। तो इसी तरीके से इनको 16 जोन में डिवाइड किया गया है। आपका ईस्ट रेलवे, मतलब ईस्टर्न रेलवे हो गया, नदर्न रेलवे हो गया, नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया, सेंट्रल रेलवे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके 16 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमारे कंट्री में जो पार्ट जहाँ पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है 16 जोन में, जिससे ये सही तरीके से मैनेज हो सके। अब जो 16 जोन बनाया गया है, आगे इनका फिर से सब डिवीज़न किया गया है। चलिए, तो रेलवे जोन जो है इनको थोड़ा और जानते हैं। 16 जोन हमने जाने कि ये बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सेपरेट जोन बनाया गया है जिसका नाम है कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे बेसिकली ये क्या है, ये कॉर्पोरेटेड रेलवे है जो कि मैनेज होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की प्रोग्रेस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भाई इसकी शुरुआत जब हुई थी तब किस तरह था, किस तरीके से आज के टाइम में हम देखें काफ़ी कुछ जो है वो डेवलप हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ डेवलप हो गया, डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो बिगेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग सिस्टम हमारे यहाँ है ये कंट्री का, है ना। कितने सारे लोग जो है वो इससे क्या है सफ़र करते हैं, कितना सारा फ्रेट जो है वो इसके द्वारा ले जाया जाता है। लगभग 16 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसमें काम करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा बात करें डीजल इंजन, पहले क्या था, स्टीम इंजन का यूज़ होता था। जब हमारे यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई थी तब स्टीम इंजन का यूज़ होता था। अब क्योंकि स्टीम इंजन जो था वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन उससे होता था, फिर धीरे धीरे हम देखते हैं डीजल इंजन जो है वो आ जाता है, वो रिप्लेस कर देता है स्टीम इंजन को 1950 में, यानी कि हमारी आज़ादी के बाद आ जाता है डीजल इंजन। अब डीजल इंजन को भी अगर हम देखें तो डीजल इंजन भी से भी पोल्यूशन होता है, इसी के चलते क्या है आगे फिर इनको इलेक्ट्रीफाइड किया गया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डीजल इंजन। तो स्टीम इंजन से हम आते हैं किस पर, डीजल इंजन पर आते हैं। डीजल इंजन के कह सकते हैं जो रेल के इंजन बनते हैं, इनके कुछ सेंटर्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आज के टाइम में देखें तो एट प्रेजेंट डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि इसके कह सकते हैं इंजन जो है वो बनाने का काम जो है वो कहाँ होता है। एक तो आपका है वाराणसी जो कि है यूपी में, सेकंड जो है चितरंजन वेस्ट बंगाल, एंड थर्ड जो है वो आपका झारखंड में जमशेदपुर, जहाँ पर क्या है डीजल इंजन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्टीम इंजन, जहाँ पर स्टीम इंजन से पॉल्यूशन होने की वजह से इसको आगे रिप्लेस किया किसने, डीजल इंजन। अब डीजल इंजन, इससे भी एयर पोल्यूशन हो रहा था। अब समय के साथ वैसे भी हम देखें तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रेलवे का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। अब ये एयर पोल्यूशन भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक जो है इनका इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये किया जाने लगा। अब इसकी स्पीड, इसका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए हाई डेंसिटी रेलवे
सेक्शन जो है इसको प्रेफरेंस दी जाने लगी। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी जगह की टोपोग्राफी हो गई, उस जगह की जो पॉपुलेशन है, उस जगह का जो एग्रीकल्चर है, ये सारी चीज़ों से। कैसे होता है थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए जहाँ पर क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से आने जाने वाले लोग, साथ ही साथ स्टाफ जो है या काम करने के लिए लोग जो है वो ईजिली मिल जाते हैं। टोपोग्राफी की बात करें तो देखिए हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, इन जगहों पर हम देखें तो रेलवे का काम जो है वो मुश्किल है। क्लियर है। और यहीं पर प्लेन्स की तरफ हम देखें तो ईजिली हो जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है टोपोग्राफी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मिनरल्स, फर्टिलिटी, ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो रेलवे पैटर्न के कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा इसी प्रोग्रेस में आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि प्रेशर जो था वो रेलवे पे बहुत ज़्यादा पड़ने लगा, लोगों का आना जाना, फ्रेट जो है उसका आना जाना। तो इस वजह से क्या है कि रेलवे जो है इनके ट्रैक्स जो हैं ये ब्रॉड गेज में चेंज किए जाने लगे। क्लियर है। इसके पहले भी हमने इसको समझा था। तो ब्रॉड गेज में इनको कन्वर्ट किया जाने लगा कि भाई ट्रेन जो है वो भारी सामान लेके और ईजिली जा सकें, इसलिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए रेलवे ने खुद को इसलिए भी डेवलप किया और ज़्यादा कि प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, सामान बहुत ज़्यादा आना जाना। आज आपने देखा ना गुड्स ट्रेन होती हैं भाई, जो नॉर्मल ट्रेन होती है जिनसे पैसेंजर्स आते जाते हैं उसमें तो सामान जो होते हैं, लेकिन गुड्स ट्रेन आप देखेंगे वो पूरा क्या है सामानों से भरी होती है, बहुत भारी भारी सामान होते हैं। तो रेलवे को आगे इस तरीके से डेवलप किया गया कि बल्कि हैवी सामान जो है, ठीक है, हैवी गुड्स एंड बल्कि गुड्स जो है वो क्या है लॉन्ग डिस्टेंस तक ईजिली ले जाया जा सके। इस तरीके से इनको डेवलप किया गया कि भारी कंटेनर्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जा सके। अच्छा, इसके अलावा फास्ट मूविंग ट्रेन जो है ये भी इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके अलावा क्या है कि रेलवे स्टेशन जो हैं वहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक एमिनिटीज़ जो है इससे इंट्रोड्यूस करा गया। आपने देखा है जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर तो होती हैं बट रेलवे स्टेशन पे भी अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है। जैसे वॉशरूम, रेस्ट रूम, ये सारी चीज़ें तो है, मतलब गेस्ट रूम जो है वो मिल जाता है आपको। वेटिंग रूम है ना, वेटिंग रूम होता है कि अगर आपकी ट्रेन जो है वो लेट से आ रही है या आप जल्दी पहुँच गए हैं, वहाँ पर आप जो है वो वेट कर सकते हैं। इसके अलावा बुक स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से पब्लिक एमिनिटीज जो है वो वहां पर इंट्रोड्यूस कराई जाने लगी और आज के टाइम में देखा जाए तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। फास्ट मूविंग ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसमें हम बात करें दिल्ली टू वाराणसी चलने वाली वंदे भारत फास्टेस्ट ट्रेन है हमारे यहाँ की। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ रेलवे, रेलवे के फायदे। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे, जिसकी वजह से हम सभी को क्या है बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत सारी जगहों पर है ना। अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ देखा जाए तो रेलवे जो है उससे कितने लोग जो हैं वो डेली सफ़र करते हैं, कितना सारा फ्रेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आता है। ठीक है, तो पैसेंजर्स एंड फ्रेट दोनों के लिए ही ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ईजिली क्या है हमें कहीं पर भी निकलना है, अगर हम क्या है रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है लंबी दूरी के हैं तो हम लेटने की फैसिलिटी जो है वो कम में ही मिलती है, ज़्यादातर हम लोग क्या है बैठ के जाते हैं। ट्रेन्स जो हैं उनकी बात हम करें, कहीं पर हमें जाना है, हम क्या है बाकायदा उस पर लेटे लेटे जो है वो लंबी दूरी ईजिली क्या है तय कर लेते हैं ना। तो इस तरीके से देखें तो फ्रेट एंड पैसेंजर्स दोनों के लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। ये याद आया ना आपको गुड्स वाली ट्रेन। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा बात करें कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लोगों को क्या है यूनाइट करती है। बिल्कुल इसी वजह से क्या है ट्रेन्स कह सकते हैं रेलवे की जो फैसिलिटी हमें मिली है, इसी की वजह से अगर हम क्या है फेस्टिवल्स वगैरह पे एक दूसरे से मिलना जुलना, हमारे काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो दूर दूर हैं, तो क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हम इजीली उन जगहों पर पहुंच जाते हैं और ये डिस्टेंस जो है वो एक तरीके से कम हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और साथ में एंजॉय तो करते ही हैं। अच्छा, रेलवे है सर्व एज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्कि प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, जो भारी सामान है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए चीपेस्ट मोड हमारे पास है रेलवे। कम खर्चे में ही सामान जो है वो ईजिली चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा रेलवे जो है वो कनेक्ट होती है हिंटरलैंड से। ठीक है, हिंटरलैंड्स टू द सी पोर्ट।
तो रेलवे जो कह सकते हैं हिंटरलैंड, जो भीतरी इलाके होते हैं, जैसे क्या है, कोई इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री में चीज़ें जो है वो रेडी हो गई, अब उनको क्या करना है, सी पोर्ट तक पहुंचाना है, तो वहां पर भी रेलवे जो है वो कनेक्टिविटी का काम करती है। इसके अलावा रेलवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के इकोनॉमिक और अर्बनाइजेशन में भी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड अर्बनाइजेशन प्रोसेस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे हम जब रोड ट्रांसपोर्ट हम लोग देख रहे थे, है ना, रोडवेज के बारे में, तो वहाँ पर भी क्या था कि एग्रीकल्चर को फ़ायदा पहुँच रहा है, इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँच रहा है, उसी तरीके से रेलवे जो है उससे भी इस तरीके से फ़ायदा पहुँचने की वजह से क्या है, इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो कर रही, एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो कर रहा है। क्लियर है? इस तरह से हमारी इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन जो है ये डेवलप होता है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो इंटीग्रेशन विद इन द स्टेट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर रही है, ईस्ट वेस्ट को कनेक्ट कर रही है ना, रेल जो ट्रेन है इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी तो पहुंचते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी पहुंचते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन जो है वो दिखता है कि उसको ये प्रमोट कर रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें हैं जो रेडी हो गई उसको क्या है, मार्केट तक पहुंचाना। मार्केट तक पहुंचाना यानी कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना, रॉ मटेरियल है या रेडी गुड्स जो हैं उनको दूसरी जगह ले जाना, जहाँ पर मार्केट है उसके आसपास ले जाना। क्लियर? तो यहाँ पर रेलवे जो है इस तरीके से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है ये, बिल्कुल, ये हमारे लिए पूरी तरह सेफगार्ड की तरह काम करता है। कैसे भाई? हमारे आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, हमने देखा ना 16 लाख लोग जो है वो इसके अंडर में काम करते हैं, तो मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ये है। क्लियर है? और रेलवे में जो काम करते हैं अच्छी खासी उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी मिलती हैं। इसके अलावा अदर जो सेक्टर्स हैं उनकी भी बात हम करें, वहाँ पर भी ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कैसे करता है? इस तरीके से करता है, जैसे हमने देखा कि भाई चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच रही है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, इंडस्ट्रीज जो है उनको बढ़ावा मिल रहा है ना, इस तरीके से उनको भी अदर भी जगह जो सेक्टर है वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट करता है। इसके अलावा रेलवे की वजह से ही कंट्री की इकॉनमी जो है ये डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई भाई? हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड जो है उसमें भी हमें रेलवे की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। बेसिकली देखा जाए तो रेलवे इसीलिए इस्टेब्लिश किया ही गया था पहले, है ना। तो इस वजह से क्या है, हमारी कंपनी इकॉनमी जो है, जितना कह सकते हैं रेलवे का एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा हमारी इकॉनमी जो है उसमें भी सुधार आता गया। इसके अलावा रेलवे की वजह से ही पोस्ट इंडिपेंडेंस कई सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका सेटअप हो सका। जैसे बात कर सकते हैं भिलाई है, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज जिनका डेवलपमेंट इसी वजह से हो सका। जैसे हम कह सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इन महाराष्ट्र। क्लियर है? कॉटन टेक्सटाइल इन महाराष्ट्र, यहाँ पर भी रेलवे का रोल जो रहा बहुत इंपॉर्टेंट। वजह क्या रही? इन चीज़ों की वजह ये इंडस्ट्रीज़ का सेट होना या कह सकते हैं डेवलप होना। तो इसकी वजह क्या रही कि रॉ मटेरियल या रेडी मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुंच सक रहा है, इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो रही। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फॉरेन ट्रेड जो है उसके भी रास्ते खुलते हैं। क्लियर? जूट इंडस्ट्री इन हुगली बेसिन हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, टी प्लांटेशन इन आसाम एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए क्या है कि चीज़ें अगर इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं, है ना, जहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल वो भी है, दूसरी जगह पर ले जाया जाना है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से सही पॉसिबल हो सकी। या हम कह रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री, हमने देखा महाराष्ट्र में डेवलप हुई। अब क्या है कि चीज़ें जो हैं वो बनकर फील्ड में ही पड़ी रह जाएंगी, इंडस्ट्रीज़ में ही पड़ी रह जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को ले जाने में रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। अच्छा, अब बात करते हैं लोकल ट्रेन्स। लोकल ट्रेन्स जो कि मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है, अदर जगहों पर भी देखें तो बहुत सारी हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पर ये लोकल ट्रेन्स चलती हैं, जिसकी वजह से डेली लोगों का ऑफिस आना जाना, कॉलेजेस में आना जाना, अपने ट्रेड के पर्पज़ से आना जाना, कि भाई फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, अगर हम देखें तो लोकल ट्रेन जो है इनसे लोग लेके सफ़र करते हैं और आसपास की जो मार्केट है वहाँ तक जाते हैं। तो इस तरीके से लोकल ट्रेन जो है वो भी एक
अच्छा कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा बात करें हम कि मेट्रो ट्रेन्स, ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन्स देखा जाए तो आज के टाइम में तो हमारी कई सारी सिटीज़ में है जो कि स्टार्ट हुई थी उसका फर्स्ट फेज़ अगर हम बात करें तो 1972 टू 1995, तो इस दौरान स्टार्टिंग में ये चली। देखा जाए तो जो आपकी मेट्रो ट्रेन्स है ये बिग अचीवमेंट है किसका, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इस पे काम कौन करता है, इस पे काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन जो हैं वो भी चलाई गई। आज के टाइम में देखें तो बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो चल रही हैं। शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस अगर हम बात करें तो ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर में जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटराइजेशन हो जाना, ये भी एक अच्छी खासी फैसिलिटी मिली। भाई पहले क्या था, पहले लोग जो थे वो लाइन लगाते थे और अपनी टिकट्स बुक कराते थे, तब जाते थे ट्रेन से। अभी क्या है कि हम घर में भी बैठे हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम रास्ते में भी चल रहे हैं, हमें लगा कि नहीं हमें उस समय का हम याद आया कि हमें उस समय के लिए ट्रेन जो है वो बुक करनी है, टिकट जो है वो बुक करनी है, ट्रेन क्या बुक करनी है, टिकट जो है वो हमें बुक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल से ही हमने क्या किया, टिकट्स जो है वो बुक कर लिए। पहले क्या था, बहुत लंबी लाइंस लगानी पड़ती थी, फिर टिकट कंफर्म हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें चलती थी। आज अगर हमें पता है, जैसे हमें पता है दिवाली कब है, हमें पता है होली कब है, हमें पता है कि हमारी विंटर वेकेशन या समर वेकेशन कब है, तो हम उसके लिए टिकट्स जो है वो पहले से ही बुक करा लेते हैं, जिसकी वजह से कंफर्म टिकट जो है वो हमारी होती है। पहले क्या था, इसके लिए बहुत लंबी लाइन होती थी और मतलब अभी के टाइम में देखें तो 3 मंथ पहले ही टिकट जो है वो बुक करा ली जाती हैं। पहले लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, टिकट कंफर्म हो रही नहीं हो रही, बहुत सारा समय जो था वो वेस्ट होता था। तो कंप्यूटराइजेशन जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं कि रेलवे जो है अगर हम देखें तो देखिए, एक तो नदर्न प्लेन है और एक नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। तो नदर्न इंडिया और दूसरी तरफ नदर्न प्लेन्स देखा जाए तो नदर्न प्लेन्स की तरफ ये ज़्यादा डेवलप है। क्यों है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नदर्न प्लेन्स की तरफ ये ज़्यादा डेवलप है क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, प्लेन्स हैं, जिसकी वजह से क्या है, रेलवे ट्रैक्स ईजिली बनाए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज जो हैं, लोगों का आना जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये फैसिलिटी मिलती हैं। क्लियर है। तो द फ्लैट लेवल ऑफ नदर्न गंगा प्लेन विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो क्योंकि वहाँ पर हमने पहले भी समझा कि वहाँ की सॉइल ऐसी है, वहाँ पे टेरेन ऐसा है जिसकी वजह से पॉपुलेशन, पानी जो है, वाटर अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है इन जगहों पर ज़्यादा पाई जाती है। तो इन जगहों पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पाए जाने से आपको क्या है, वर्कर भी ज़्यादा मिल जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल आना जाना, क्योंकि भाई ट्रेन जो है वो खाली आ जाए तो वो भी नहीं सही है ना, कि ट्रेन जो है, ट्रैक बना दिए गए, ट्रेन जो है वो बराबर चल रही है लेकिन वो खाली आ रही जा रही। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर डेवलप है, तो रॉ मटेरियल भी मिलना जुलना, ठीक है, ये हो गया इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना, तो ये जो है नदर्न प्लेस में ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ हम आते हैं नॉर्थ की तरफ, नदर्न इंडिया की तरफ। तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो ड्यू टू हिली रीजन में देखें तो जो रेलवे ट्रैक है ये बनाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन भी वहाँ पर कम होती है, एग्रीकल्चर भी देखें तो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, डेवलप क्या कह सकते हैं, उतना ज़्यादा ग्रो चीज़ें नहीं होती, वेराइटीज़ जो हैं वो नहीं मिलती जितनी हमको नदर्न प्लेन की तरफ मिलती हैं। और इसी वजह से नदर्न प्लेन जो है यहाँ पर हम देखें तो रेलवे जो है वो ज़्यादा डेवलप है। चलिए तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन रेलवे के डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला ये है कि इंडियन रेलवे को बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है किसके साथ, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट्स हैं, क्योंकि हमने पहले भी समझा कि डोर टू डोर सर्विस जो है वो हमें रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारे हैं इन्हीं के द्वारा मिल पाती है, रेलवे के द्वारा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। कई बार जो है, जब हमने फ्रेट की बात की कि जो फ्रेट है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के द्वारा जा सकता है, लेकिन क्योंकि डोर टू डोर सर्विस नहीं है इसलिए कई बार रोडवेज जो है लोग उसकी हेल्प लेते हैं। वैसे भी हमने देखा है 65% जो फ्रेट है वो हमारा रोडवेज के द्वारा ही जाता है। अच्छा, इसके अलावा भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम देखते हैं डेली ट्रेन्स में कितने लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। लोकल ट्रेन्स भयानक भीड़ रहती है, अदर ट्रेन्स में भी हम देखें जो लंबी दूरी की ट्रेन्स हैं तो वहाँ पर भी क्या है कि भीड़ जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अर्बनाइजेशन, मतलब ओवर पॉपुलेशन जो है उसका ज़्यादा होना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वजह से भी क्या है कि रेलवे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ को फेस कर रहा है। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें पुअर मेंटेनेंस के चलते ये रेलवे जो है उससे क्या है, अनसेफ भी माना जाता है। अब मान लीजिए कहीं पर ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम है, या कभी भी आपने देखा है रेलवे एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान जो है वो एक साथ जाती है।
कितनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो तो उसको तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं। देखा जाए तो पब्लिक को ले जाने वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ कहाँ पर सफ़र करते हैं? ट्रेन के द्वारा। तो अगर छोटी सी भी दुर्घटना होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो टेररिस्ट अटैक हो गया, लूट हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से रेलवे का जो सफ़र है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा पुअर मैनेजमेंट जो है वो सही ना होने की वजह से, जैसे क्या है, साफ़ सफाई, जो रेलवे के जो डिब्बे हैं तो उसमें देखा जाए कोच, ठीक है, कोचेस अगर हम देखें उसमें साफ़ सफाई नहीं है, स्टेशनों पर सफाई नहीं है, ये सारी चीज़ों के चलते या अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो ना मिलने की वजह से रेलवे की इमेज जो है वो लोगों के सामने अच्छी नहीं बनती है। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, समय समय पर पॉलिसीज़ जो है वो चेंज की जाती हैं। अब ये पॉलिसीज़ का चेंज होना भाई इसके अच्छे के लिए ही है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन देर से होना ये भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो फ़ायदे लोगों को मिलने चाहिए वो पता नहीं कब मिल रहे हैं, जो जल्दी मिलने चाहिए। क्लियर। इसके अलावा पुरानी मशीनें होना, पुराने ट्रैक होना या इनका ख़राब होना, ये भी बहुत कह सकते हैं बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से पहला तो एक्सीडेंशियल मामले जो हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी एफिशिएंसी पर भी असर पड़ता है, बिल्कुल, कि भाई चीज़ें जो ट्रेन जो है वो देर से चल रही है, धीरे चल रही है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, रेलवे इसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन होने के साथ ही साथ क्या है कि कंजप्शन तो रेलवे से बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि डिमांड हमारी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग जो हैं वो डेली सफ़र करते हैं, कितनी सारी ट्रेन्स जो हैं वो चलाई जाती हैं, कितनी सारी ट्रेन्स जो हैं वो चल रही हैं, फिर भी हमें हमेशा भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा दिखती है। क्लियर है। तो प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा पड़ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका भी अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, और इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई या हम कह सकते हैं जो डीजल से चल रही हैं वहाँ पर भी उसका भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से उनके रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इससे रेलवे को होने वाला जो फ़ायदा होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो भाई इसके कह सकते हैं एम्प्लॉई हैं, वहाँ देखा जाए स्किल की कमी देखी जाती है, अनस्किल्ड हैं या अनट्रेंड हैं, उसका भी असर पड़ता है कि भाई ट्रेन जो है वो देर से चल रही है, सही नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक को फेस करनी पड़ती हैं। लैक ऑफ पैसेंजर फैसिलिटी, आपने देखा है ट्रेन जो हैं वो अक्सर क्या है, गंदगी जो है वो देखने को मिलती है ना। आज के टाइम में देखा जाए तो पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हम देखें तो वो मतलब कह सकते हैं वो फैसिलिटी जो है वो पब्लिक के अकॉर्डिंग अभी सही बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसेंजर फैसिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई हो गया। अब जहाँ पर क्या है, ट्रेन जो है वो लेट हो जा रही हैं, तो लेट हो जा रही हैं, लोगों को अपने काम में तो देरी हो रही है, और जहाँ पर क्या है उनको वेट करना है, तो वेटिंग एरिया जो है वो भी पता चला साफ़ सुथरा नहीं है। वेटिंग एरिया जो है अगर देखा जाए, आपने देखा है प्लेटफॉर्म पर कितने सारे लोग जो हैं वो बस ऐसे ही वहाँ पर अपना समय जो है वो बिताते हैं, ज़मीन पर ही लेट जाते हैं, मच्छर हैं वो अलग अलग काट रहे हैं ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैसेंजर्स को फेस करनी पड़ती हैं, जिनको दूर करना ज़रूरी है। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम। तो हमने डिसएडवांटेज देखे, वहीं से हमें प्रॉब्लम मिल जाएगी। देखिए क्या है, रेलवे कोचेज़ का पुराना होना, मेंटेनेंस ना होना, रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस ना होना, ये सारी वजहों से क्या है कि रेलवे का जो सफ़र है ये अनसेफ बनता है, क्योंकि एक्सीडेंशियल मामले वगैरह जो है वो बढ़ते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर रेलवे में कोई दुर्घटना होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचता है इससे। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का कर तो दिया गया, कंजप्शन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ रेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से रेलवे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स, उनका एफिशिएंट ना होना, उनका स्किल्ड ना होना, वो भी इस पर असर डालता है कि ट्रेन जो है वो देरी से जा रही हैं, सही से नहीं चल रही है, ये सारी चीज़ें। लैक ऑफ फैसिलिटी एंड क्लीननेस, तो पैसेंजर फैसिलिटी जो अभी हमने समझी थी उनकी कमी होना, सफाई की कमी होना। देखिए यहाँ पर अदर चीज़ें जो हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो क्लीननेस वाली फैसिलिटी है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, मगर कुछ जो है वो हमारे हाथों में भी है। हमारे हाथों में क्या है, हमारे हाथों में ये है कि हम वहाँ पर बैठकर बहुत कुछ खाते हैं, है ना। हमने चिप्स खाया, चॉकलेट्स खाए, या हम अपने साथ फूड जो है वो भी ले जाते हैं, खाना पीना ले जाते हैं। अब जो हमारे पास पॉलीथीन है, रैपर्स है, या हमने मूंगफली, अक्सर हमें क्या है देखने को मिलता है ट्रेन में, उसके छिलके, तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें जो है वो ऐसे ही फेंक देते हैं। हम लोग मतलब जो लोग ऐसा करते हैं तो वो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक है गवर्नमेंट की
तरफ से की जा रही है, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी तरफ से की जा रही है, बट पैसेंजर्स जो हैं यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ हमें डस्टबिन में डालनी है वो हमें डस्टबिन में डालनी है, वो हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है। तो कुछ हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे कि रेलवे कैन नॉट बी लेड इन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज जो है यहाँ पर ये नहीं बनाया जा सकता, ये इसका बहुत ही माइनस पॉइंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुड्स एंड पैसेंजर्स, इनके लिए डोर टू डोर सर्विस जो है वो हमें रेलवे से नहीं मिलती। ये भी क्या है, एक कह सकते हैं रेलवे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से लोग जो हैं ज़्यादातर क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट जो हमारे हैं उनका यूज़ कर लेते हैं और इससे रेलवे को मुनाफा नहीं हो पाता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट गेज, जैसे हमने अभी देखा ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, जिसकी वजह से देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है और इस वजह से स्मूथ इंटरप्टेड जर्नी जो है ये नहीं हो पाती है। अच्छा, इसके अलावा रेलवे जो है वो टफ कंपटीशन जो है वो फेस कर रहा है, जैसा कि हमने पहले भी समझा कि जो आपके रोड ट्रांसपोर्ट हैं और दूसरी तरफ रेलवे ट्रांसपोर्ट है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, इनको गुड्स एंड पैसेंजर्स दोनों के लिए ही टफ कंपटीशन रोड्स के साथ फेस करना पड़ रहा है। रोड्स और रेलवेज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सही ना होने की वजह से भी क्या है, इनकी अर्निंग पर असर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, बट अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।